आज क्लास 11th का एक टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काइनेमेटिक्स यूनिट का है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेंस ये होता है कि जब कोई एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती हो तो उसे बोला जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसे थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि काइनेमेटिक्स से सिखा जाता है। काइनेमेटिक्स समझने के बाद हम लोग ये जाने कि स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो काइनेमेटिक्स सिंपल किसे कहा जाता है? तो काइनेमेटिक्स का सेंस ये होता है ना कि ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के मोशन से रिलेटेड हमने स्टडी कर रहे होते हैं, उसे बोला जाता है काइनेमेटिक्स। अगेन इसको डिफाइन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion of an object। जब किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मोशन के बारे में स्टडी कर रहे होते हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स सिंपल सा मतलब यही होता है। काइनेमेटिक्स में जो पहला पॉइंट हमें जानना है वो जानना है कि बॉडी कब रेस्ट में होती है और कब मोशन में होती है, या रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाए या मोशन को कैसे डिफाइन किया जाए। तो देखो, रेस्ट को मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ। रेस्ट का मतलब ये होता है जैसे मैं टाइम के रेफरेंस में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ। और अगर टाइम के रेफरेंस में मैंने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया तो इसका सेंस ये होगा कि मैं मोशन में हूँ। तो सब कुछ खेला जो होता है यहाँ पे ना रेस्ट का होता है। रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसको बोला जाएगा रेस्ट कंसीडर किया जाएगा। और मोशन, तो मोशन का सेंस होगा जब एक ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के रेफरेंस में अपने पोजीशन को चेंज करे तो उसको बोला जाएगा मोशन में। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी थी जो ए पर थी, है ना, और टी टाइम बाद वो देखा गया बी पर चला गया, तो कहने के इसने अपने पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, मोशन। और अगर एक पॉइंट ए पर था, 10 सेकेंड बाद भी ए पर ही है, 20 सेकेंड बाद भी ए पर ही है, तो उस टाइम तक हमें क्या बोलेंगे इसको कि जो ऑब्जेक्ट हो किस में है, रेस्ट में है। बात समझ आ रही है? तो ये दो चीज़ क्लियर होगा रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है सिस्टम ऑफ रेफरेंस। समझते हैं रेफरेंस को कैसे, क्या होता है। रेफरेंस क्या होता है? देखिए, रेफरेंस करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को किसी और को रेफ़र कर दे रहे हैं। देखने के लिए हम किसी और को क्या कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर सिंपली जब आपको जांच करानी होती है खुद जांच नहीं करता है, वो क्या करता है, मैं रेफ़र कर देता हूँ, आप वहाँ जाओ, एक्सरे करा लो या फिर सिटी स्कैन वगैरह जो भी होता है वहाँ करा लो। तो क्या करता है, डॉक्टर रेफ़र करता है। या जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर देते हैं जब केस उनके बस का नहीं होता है तो, या केस ज़्यादा सीरियस होता है तो यहाँ बातें समझने वाली है। रेफरेंस का भी सेंस कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम मोशन को किसी और को रेफ़र कर दें कि वह ऑब्जर्व कर बताए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो उस टर्म्स को हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। एक्चुअल में रेफरेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो रेफरेंस का सेंस होता है इट इज़ द सिस्टम ऑफ 3 axis
which are mutually perpendicular to each other। बात में इट इज द सिस्टम ऑफ थ्री एक्सिस। एक्सिस कौन कौन से होता है? एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, तीसरा होता है जेड। यानी हम तीन एक्सिस से रिलेटेड बातें करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीन एक्सिस जो कि आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये होता है वाई, ये होता है एक्स, और तीसरा जो होता है वो होता है जेड एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। रेफरेंस किससे करते हैं? सिस्टम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ थ्री एक्सिस और एक्स वाई जेड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। अब तीनों एक्सिस को कहाँ पर एक पॉइंट आती है जहाँ पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को बोला जाता है ऑरिजिन, है ना। जहाँ पर तीन पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को बोला जाता है ऑरिजिन। क्लियर है? यही बात समझ में आगे होगी, रेफरेंस किसे कहते हैं और ऑरिजिन क्या होता है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट देख लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस का सेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब जैसे मान लो ये एक चींटी है जो एक पॉइंट पर है, ठीक। यहाँ से इसने क्या कर दिया, कुछ डिस्टेंस कवर किया और ये पॉइंट पे बी पर पहुँच गई चींटी, चली और बी पॉइंट पर पहुँच गई। तो देखा जाए तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, टेढ़ी मेढ़ी सा, है ना, टेढ़ी मेढ़ी सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक लेंथ कवर किया जिसको हमने बोला डिस्टेंस। लेकिन क्या होगा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब ए और बी के बीच का जो सिंपल सा एक पाथ होगा, शॉर्टकट पाथ होगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। ए देखा जाए तो एक शॉर्टकट डिस्टेंस क्या बन रहा है, ये बन रहा है। यानी चींटी ने इतना क्या कर दिया, फालतू सा लेंथ कवर किया। अगर उसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू चलना था तो ए से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती और बी पर पहुंच जाती। बात समझ आ रही है? तो डिस्टेंस को पहले कब अगर डिफाइन किया जाए तो डिस्टेंस को क्या डिफाइन किया जाएगा, तो डिस्टेंस को बोला जाएगा टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल लेंथ जो कवर किया जाता है उसको बोला जाता है डिस्टेंस, पास में। और शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा उसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। बात में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है? डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ। आगे एक पॉइंट और, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, तो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, अब जिनको नहीं पता कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, शॉर्ट में समझ लें। स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जिसके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ऐसे क्वांटिटी को बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि डिस्टेंस हो गया एक तो, स्पीड हो गया, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ आ रही है? टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, आगे तो अब अगर तीसरी पॉइंट अगर बात किया जाए कि क्या कभी डिस्टेंस जीरो हो सकता है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इट नेवर बी जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और
पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी जो हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। चौथी बात किया जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस किस पर डिपेंड होता है? तो डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ पर डिपेंड होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल लेंथ पर डिपेंड होता है ना। डिस्टेंस टोटल लेंथ पर डिपेंड होता है और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच जो एक्चुअल पाथ होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, और डिस्टेंस जो होता है टोटल लेंथ पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या थी? थोड़ी सी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस था, जिसको आपको जानना था और आपने जाना। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको अगला अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। न्यूमेरिकल्स जैसे मैं कहूँ एक पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट है जो कि गया बी पर 3 मीटर, बी से गया सी पर जो कि है 4 मीटर। तो मैं बोलूँ कि पता करो टोटल लेंथ कितना होगा, सॉरी डिस्टेंस पता करो और डिस्प्लेसमेंट पता करो। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो सिंपली आपके पास लॉजिक पता है, डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का मतलब ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी 3 मीटर, बी टू सी 4 मीटर, 3 4 7 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 7 मीटर। अगर मैं बोलो डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो क्या होगी? एक ही लेंथ होगी, डिस्प्लेसमेंट, इसी को तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या किया जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 69 कितना हो जाएगा? 25। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 5 मीटर। यानी जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा दोनों के बीच वो कितने का होगा? 5 मीटर का। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 मीटर। बस में ही वैसे अगर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या बोलते हैं ए पर है और बी, ए से बी गया 5 मीटर, ठीक, बी से सी पे जाता है जो कि चलता है 12 मीटर। तो बताओ ए टू सी का ए टू सी का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के सिंपली में क्या करना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट को पता करना है तो ये तो होगी दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ यही होगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस 25 मतलब कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट पता कर लो तो आप क्या निकल जाएगा? 30 मीटर। यानी दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा कितने मीटर होगा? 30 मीटर। अब बट देखा जाए एक्चुअल में कितना पाथ या जो बॉडी ने कितना पाथ कवर किया, कितना लेंथ कवर किया, तो 12/5 कितना हो जाएगा? 70 मीटर। यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 70 मीटर का। यानी सोचो यार, ऑब्जेक्ट 70 मीटर लंबा ट्रेवल किया, अगर वो शॉर्टकट चलता तो 13 मीटर में वो डिस्टेंस क्या करता? कवर कर लेता। और अगर दोनों के बीच को डिफरेंस देखा जाए 70 माइनस कितना हो जाएगा? 30, यानी कितने का डिफरेंस? 4 मीटर का डिफरेंस है। डेल एक्स कितना आ जाएगा? 4 मीटर। ठीक है, बात समझ रही है? डेल एक्स का मतलब दोनों के बीच का जो लेंथ का डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर का हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन रहा होगा अभी तक का ये दूर हो गया होगा। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी जो कि थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा भी मत। ओके।